The first thing you have to face is a panel. ऐसा होता है कि हमें पता होता है आंसर, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पैनल, बीइंग इन फ्रंट ऑफ एमिनेंट प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर यही है कि अगर आपको कुछ आता है तो मेक इट क्रिस्प एंड स्मार्टर कि हाँ ये चीज़ इस एस्पेक्ट पे काम करता है। क्योंकि हमारा ठीक है, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, हम लोगों ने रिसर्च भी काफी अच्छा किया है। व्हाट आर द चांसेस कि हमारे सिलेक्शन फिर भी नहीं होता? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? देयर आर अदर कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, जहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस बिटवीन आवर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। मुझे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज जरूर है, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये भी रीजन है मेरा सिलेक्शन ना हो पाने का? फटाफट से हमें की पॉइंट्स बता दो कि हमें क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है 2025 में सिलेक्शन के लिए। इन तो 2025। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू रियलिटी चेक के बारे में, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज हर दिन आती है, पर कई बार हम जब उसमें अप्लाई करते हैं सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसमें क्या हमारी कमियां रह जाती है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम चांसेस हो सिलेक्शन के। तो इनके लिए आज हमने हमारे एक्सपर्ट को बुलाया है, जिन्हें जिन्हें एकेडमिक एक्सपीरियंस है, जिन्हें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और राइट नाउ जो परस्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग विद अस। आप आए ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो और हम अपने डाउट्स ऐसे क्लियर कर पाए कि हमारी मैक्सिमम चांस हो सिलेक्शन के। तो मैं जानना चाहूंगी सर, हम अप्लाई तो करते हैं वैकेंसीज के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि हम उसके इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि एपीआई स्कोर्स की वजह से। कई बार ऐसा होता है हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप प्लीज हमें रियलिटी चेक कराइए कि क्या है हमारे इंटरव्यू को क्रैक करने की रियल स्ट्रेटेजी। फाइन। एक्चुअली द फर्स्ट फेज अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें, ओके। हाउ टू गेट योर सेल्फ अ चांस कि हमारे पास कॉल आ जाए इंटरव्यू के ओके, लिए। वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके। इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले जो मैं कहूँगा दैट यू शुड बी हैविंग योर क्रेडेंशियल्स वेरी स्ट्रॉन्ग, या। आइदर इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने एमफिल करी हुई है तो उसके मार्क्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपने करा हुआ है, आइदर इन टर्म्स ऑफ यू कैन से दैट कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स हो गया, कोई स्किल बेस्ड कोर्स हो गया। जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आइदर प्राइवेट और पब्लिक, जब से एनईपी आई है तो अंडर ग्रेजुएट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो गए ड्यू टू इंडस्ट्री ओरिएंटेशन। तो स्किल कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इवन इन द करिकुलम ऑल्सो universities and colleges have implemented skill based course और subjects in their curriculum। तो जैसे अगर हम बात करें एनालिटिक्स की फील्ड में, अगर हम बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली कंपनियां यूज़ करती हैं। पावर बीआई हो गया आपका, टैब्ल्यू हो गया आपका, आर हो गया, टू डू द डेटा एनालिसिस एंड काइंड ऑफ जॉब्स। इवन इन एनी फील्ड, अगर हम बात करें एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, सभी फील्ड्स में ये बेसिक डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो नाउ डेज माइट बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। इन टर्म्स ऑफ दैट देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ सच वैल्यू एडेड कोर्स ऑल्सो। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें आपने इन टूल्स पे कोई सर्टिफिकेट गेन करा हुआ है या आपकी प्रोफिशिएंसी है, तो दैट वुड आल्सो बी एन एड ऑन टू योर सीवी। ऑफ कोर्स, फाइन। सो वो एक चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जब हम बात करते हैं एपीआई स्कोर्स की, तो एपीआई स्कोर्स को इन्हांस करने के लिए आपके सबसे पहले एकेडमिक स्कोर्स अच्छे होने तो चाहिए। एपीआई स्कोर्स है क्या वैसे रियलिटी में? API score is basically, you can say that, the first parameter of selection under which when you will be filling form based on your educational marks, based on your might be research orientation, based on your number of years of services in academics। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर एक स्कोर डेवलप करा जाता है। सो यूजुअली अंडर द नॉर्म्स 60 और 50 के बीच में ये क्राइटेरिया रहता है, जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इस सेगमेंट के अंदर अगर कोई कैंडिडेट फॉल करता है या इससे ऊपर फॉल करता है तो फिर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है। बिलो 50 इट इज नॉट एडमिसिबल बेस्ड ऑन कैटेगरीज एज वेल, बेस्ड ऑन जर्नल candidates as well। So this varies between 50 to 60 and above। ओके, मींस Fine। आपका जो कट ऑफ है आउट ऑफ हाँ 100, 50 टू 60 मोस्टली यूनिवर्सिटीज प्रेफर Yes, करेंगे। based on the category you are falling in, either you are a journal or any Okay। other category you belong। तो वो एक चीज होती है। तो हाउ टू डेवलप योर गुड एपीआई स्कोर, तो सबसे पहला प्रीफेस यही होगा कि आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए। देन यू
इफ़ यू वुड बी हैविंग एनी वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आप कह लीजिए माइट भी आपने किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करा है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स भी आपके एपीआई स्कोर में Add ऐड on ऑन होंगे। होते हैं कैटेगरी ऑफ वेटेज में। फिर बात आती है आपकी रिसर्च पे, अगर मान लीजिए आपके पास पेपर पब्लिकेशन है अच्छी, ओके। अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करें तो यूजीसी केयर के भी अगर आप पेपर छापे हुए हैं आपने, अगर आपने पब्लिश करे हुए हैं, तो उस केस में भी आपका एपीआई स्कोर इंक्रीज कंप्यूट होगा। होगा। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर स्कोपर्स एबीडीसी तो हैं ही हमारे पास। फिर उसके अलावा मान लीजिए देयर इज सम क्रेडिबिलिटी फॉर बुक चैप्टर्स ऑल्सो, अगर उनका आईएसबीएन नंबर वैलिडेट होता है ओके। तो वो वहाँ पे भी आपका एक और क्रेडिबिलिटी ऐड हो क्राइटेरिया जाता बनता है। है जो आपका एपीआई स्कोर इंक्रीज करता है। सर एपीआई स्कोर्स में एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो हम लोग कई बार ऐसी जगह पर काम कर लेते हैं जहां हमें यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती, एग्जैक्टली exactly. तो वो वहां का काम किया हुआ एक्सपीरियंस क्या एपीआई स्कोर्स में कंप्यूट होता है या नहीं होता? majority ऑफ केसेस में नहीं होता। इफ द अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर्मली रजिस्टर्ड, तो उस केस में वो काउंट नहीं होता, इट गॉन ओके। लैप्स, ओके। क्योंकि वहाँ पे आप अगर मेंशन भी कर देंगे तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो लोग उस चीज़ को कंसिडर नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। बट फाइन। ऐसा मान लो कि फ्रेशर है जिन्होंने अभी नेट पास आउट किया है, जो ऐसी जगह काम करना चाहता है कि सोचता है कि हाँ मुझे फर्स्ट एक एक्सपीरियंस मिल जाए, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए स्टार्ट करने के लिए, वो किसी भी सैलरी में काम करने के लिए रेडी हो जाता है, चाहे वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो या नहीं हो, 7 सीपीसी हो या नहीं हो। मोस्टली लोग रेडी हो जाते हैं चाहे 7 सीपीसी में ना भी हो तो। और जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपीरियंस कंप्यूट ही नहीं होता। बट उसका रीजन क्या है, उसका क्या फायदा फिर? उसका रीज़न बेसिकली यही है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो यूजीसी नॉर्म्स फॉलो कर रही है, तो हाँ। दे विल बी प्रोवाइडिंग यू अ डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट Of प्रोफेसर। course. अदरवाइज मल्टीफोल्ड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और माइट बी कॉलेजेस आर प्रोवाइडिंग अ स्टेटस सिंबल ऑफ फैकल्टी। So again, as per the UGC, being an assistant professor working experience comparatively to the faculty working experience, तो वो वहाँ वेरी कर जाता है, ओके। तो वो उनके क्राइटेरिया सेगमेंट में फिट नहीं नहीं होता होता। as per their definition. Fine. ओके। So if your employment is like can be accepted as per the definition of UGC, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट ऐड होगा, होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं होगा। ओके। तो ये एक मेजर इशू होता है। तो एपीआई स्कोर्स 50 टू 60 हम्म, अगर जो भी है उस तक पहुंच जाते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इंटरव्यू का रियल इंसाइट दीजिए हमें अब। इंटरव्यू का रियल इनसाइट, बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज एपीआई स्कोर एज वी हैव डिस्कस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जैसे ही वो हमारा 60 एंड अबव होता है तो शॉर्ट शॉर्ट चांसेस होते हैं कि कॉल आएगा हमें इंटरव्यू के लिए। एंड व्हेन वी विल बी एट दैट कट ऑफ लिस्ट जहाँ पे हमें कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए, देन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फेस इज अ पैनल। ओके। फाइन। तो बहुत से लोगों को आदत नहीं होती है, और बीइंग अ फ्रेशर आदत नहीं होती है कि आपने कभी पैनल फेस करा है। यू माइट हैव बीन इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इंटरव्यू। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा अकेडमिक स्कोर होगा, एक दो रिसर्च पेपर भी बच्चों ने अपने पोस्ट किए होंगे। ग्रेजुएशन में यूजीसी केयर में होंगे, तो हाँ। वहां से उनके हाई चांसेस होते हैं। मतलब 60 इज ईजी, अगर आप इजी, हाँ। अकेडमिकली स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है है। तो 60 स्कोर करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। फाइन। बट द थिंग इज दैट द फर्स्ट हेजिटेशन इज टू फेसिंग अ पैनल पैनल। फर्स्ट टाइम। तो वो एक चीज़ है जो आपको ओवरकम करनी पड़ती है थ्रू आउट द टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है आंसर, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पैनल, बीइंग इन फ्रंट ऑफ एमिनेंट प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, देन वी मेक मिस्टेक्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी फील्ड के हों, जस्ट गो विद द बेसिक। माइट बी एक रात पहले इंटरव्यू से या कुछ घंटे हाँ। पहले आप अपने बेसिक्स रिफ्रेश कर लीजिए, ओके। ताकि वेन एवर द कन्वर्सेशन इन एन इंटरव्यू स्टार्ट्स, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा डीयू इंटरव्यूज का, सो द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद योर इंट्रोडक्शन। ओके। और इंट्रोडक्शन के बाद आपसे पूछा जाता है कई बार कि इन विच सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल और व्हाट इज योर फोटे इन टर्म्स। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या पढ़ाते हैं, हाँ। किस लेवल पे पढ़ाते हैं। आर यू टीचिंग अंडर ग्रेजुएट्स, आर यू टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो वहाँ जब आप एक्सप्लेन करेंगे दैट यू आर टीचिंग दिस टू दिस लेवल, तो फिर वो इंटरव्यू वहाँ से बिल्ड होना चालू करता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछते हैं जो उस फेज या उस डिफिकल्टी के हैं। फाइन। तो मोस्टली इट विल स्टार्ट विद द बेसिक कि आप ये सब्जेक्ट से हैं तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये थ्योरी किसने प्रपोज हाँ। करी है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इन रियल वर्ल्ड। तो डिपेंड्स फैकल्टी टू फैकल्टी, डिपेंड्स पीपल टू पीपल कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन प्रोजेक्ट करे जाएंगे, एंड
what exactly they are anticipating. कुछ प्रोफेसर्स एंटिसिपेट करते हैं कि कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पता हो किसी भी कॉन्सेप्ट की, फाइन, तो वो एक चीज होता है. तो दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर बेसिक्स, हाउ मच यू नो एग्जैक्टली यू नो एंड इन डेप्थ यू नो अबाउट द बेसिक्स. तो वो एक चीज होती है. दूसरा फिनोमेना आ जाता है रिसर्च का. अगर मान लीजिए आपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर दिया दैट यू आर वेरी गुड कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ योर अकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, तो बात आती है फिर रिसर्च पे. क्योंकि एज आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन आइदर प्राइवेट और पब्लिक, तो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है कि उनका एक्रीडेशन में किस तरीके से कैंडिडेट सपोर्ट कर सकता है. तो सपोर्ट कम्स विद द रिसर्च पेपर्स, एज एवरी एक्रीडेशन वुड बी हैविंग सर्टेन वेटेज टू द रिसर्च पेपर. तो अगर कैंडिडेट रिसर्च बेसिस पे, पब्लिकेशन बेसिस पे स्ट्रांग होगा, तो देयर माइट बी अ फेयर चांस कि उसको कॉल सिलेक्शन हो जाए और माइट बी ही गेट सिलेक्टेड, फाइन. सो दैट इज द थिंग. तो उससे भी क्वेश्चंस निकलते हैं कि किस क्राइटेरिया, किस सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च करी है, फाइन. तो क्या टूल्स आपने यूज करे हैं, उन टूल्स का डेप्थ क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है. अगेन आई विल से द cherry on the cake would be if you have had any specific certificate for an practical course. जैसे हम बात करें एडवांस एक्सेल या हम बात करें टैबल्यू, पावर बीआई, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल सर्टिफिकेट है, फाइन. मूक के कुछ ऐसे कोर्सेज है, स्वयं हो गया, जहाँ पे व्हेन यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस और विद एन नॉमिनल फीस यू कैन गिव एन एग्जाम टू दैट पर्टिकुलर कोर्स और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा थ्रू IITs एंड IIMs. तो दैट कुड बी एन एक्स्ट्रा एड ऑन, जहाँ पे दिखता है कि कैंडिडेट इज अ मोर मेच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट इन टुवर्ड्स द जॉब, फाइन. उसके बाद थर्ड फेज आ जाता है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करा है, दैट मीन्स दैट यू, क्योंकि अब हम अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्रीडेशंस. सो एक्रीडेशंस में क्या होता है, अगेन वेन एवर you move into an organization in terms of an academic organization, तो आपको भी उस चीज का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको भी NAAC के वेरियस क्राइटेरियाज का पार्ट बनना पड़ेगा. अगर आपको पहले से पता है कि किसी भी NAAC के क्राइटेरिया में या NBA के क्राइटेरिया में किस तरीके से काम होता है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, व्हाट वेटेज, व्हाट इवेंट्स गिव टू द गिव एड ऑन टू द क्राइटेरियाज. तो अगर इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है, यू आर वेल वर्स अबाउट द नॉलेज ऑफ हाउ अकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, तो वो भी एक एड ऑन हो जाता है. आइदर इन प्राइवेट और इन पब्लिक, द कैंडिडेट माइट बी understood as a strong hold in terms of whole and soul performance. So ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो सर इनकेस हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, हम लोगों ने रिसर्च भी काफ़ी अच्छा किया है, व्हाट आर द चांसेस कि हमारे सिलेक्शन फिर भी नहीं होता, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? Odds could be anything, fine. Odds could be, might be a more superior candidate to you can be appeared on the same time, ये भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में वैकेंसीज निकलती हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, बट फिर वो वैकेंसी रिवोक कर ली जाती है. जब आप एप्लीकेशन भी भरते होंगे, जैसे आप भी अपनी यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं कि चांसेस होते हैं कि सीट्स जो है वो रिवोक कर ली जाएं, ठीक है, बेस्ड ऑन अनआइडेंटिफाइड और सूटेबल कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे. तो ये भी एक चांस हो जाता है. देयर आर अदर कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, जहाँ पे हम बात करते हैं that there could be a reference or any other thing. तो ये सारी चीज़ें हैं in which there might be a chance that you can got a call, you couldn't be got a call. Fine. So in terms of my opinion, there is no substitution of hard work. कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों में आके ये सुनने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि भाई रेफरेंस से ही होता है या चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं. बट ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ माई केस, आई वॉज बीन टू दैट पोजिशन जहाँ 4 साल में यही सोचता था कि रेफरेंस होगा तो ही शायद चीज़ें होंगी, फाइन. लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिए, मेरा PhD का इंटरव्यू निकला, दैट इज totally based on merit. There was no referencing or nothing. The thing was that the maturity period, the gestation period, what I took was of 4 years to understand what is the demand of the course के PhD में एक्चुअली में किसी कैंडिडेट में क्या चाहिए. तो दैट इज द थिंग. और ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टीट्यूशन तक ही जॉब
रह रह जाती जाएगी, हैं, हाँ। ठीक है। देयर आर वेरियस एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस आल्सो जहाँ पे ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, आपकी नॉलेज काम नॉलेज करती काम हैं, करती है। ठीक है। तो जैसे हम आईआईटीज़, आईआईएम्स, आईएएस की बात करें, तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपकी नॉलेज और आपकी पब्लिकेशंस काम काम करती हैं। करेगी। और अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे हैं और कैपेबल हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन ट्राई अब्रॉड आल्सो। फाइन, few of my colleagues or my friend have tried for Canada or might be Denmark, I know one. So आप आगे जा सकते हैं based on how good you are and what you think about in terms of how proficient you want to be, हुँ। ठीक है। तो that is the thing. इफ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, तो आप ऑफ कोर्स उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना, राइट? Exactly. तो अभी जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी नेट क्लियर किया है, ऑफ कोर्स वो नेट के बाद एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो व्हाट स्ट्रेटजीज दे शुड फॉलो कि उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो 1-2% चांसेस हो। ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, रिसर्च का ले लो, आप बात कर लो, आप एक्सपीरियंस की बात कर लो, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है, बट फिर भी वो कोशिश ज़रूर करते हैं न्यू एस्पिरेंट्स भी, तो उनको क्या आप बोलेंगे? देखिए, एज पर माई एक्सपीरियंस और व्हाट आई थिंक, कि अगर मैं भी आज एक न्यू एस्पिरेंट होता और चीज़ें मुझे वो पता होती जो अब इस लेवल पे पता है, तो आई माइट बी स्टार्टेड विद एन इंटेंशन कि मुझे पब्लिक काम करना है या प्राइवेट काम हाँ। करना है। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और आई वॉन्ट टू वर्क विद अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगर आप बात कीजिए पब्लिक की, तो what I suggest that you should be more focusing towards getting PhD from a good institution. फाइन। तो आप अपनी पहले रिसर्च पे होल्ड बनाइए। पीएचडी जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो आपके एपीआई में भी मदद करेगा हम्म। आपकी, अलोंग विद योर रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि पीएचडी के साथ साथ आप रिसर्च करना सीखेंगे तो बिल्कुल। पब्लिकेशन भी बढ़ेगी। फाइन, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आपका सिलेक्शन हो, पैन इंडिया, एनीवेयर, सो यू शुड बी फोकसिंग कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, किसी एमिनेंट इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पीएचडी एनरोल करें। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू वर्क, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हर किसी के नहीं होते रिसर्च बिल्कुल। परस्यू कर सके। रिसर्च ऑल्सो टेक अ फाइनेंशियल टोल। फाइन, बीइंग 5 years unemployed is also a challenge, either even if you are getting stipend from स्टाइपेंड एज वेल। UGC or anywhere, so still you have to be clear in your mind कि आपको किस तरीके से मूव करना है। आपको फाइनेंशियल हैंड इन हैंड चलना है, या यू आर फाइनेंशियली साउंड, तो आपको सिर्फ रिसर्च पे फोकस करना चाहिए। फाइन। अगर मान लीजिए आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करना है, तो व्हाट आई सजेस्ट दैट यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल इंस्टीट्यूशंस। आप कॉलेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से साथ साथ कोशिश करिए कि आप पार्ट टाइम किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च में इन्वॉल्व हो ज्वाइन जाएं, कर लें। ठीक है, पीएचडी में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो आपका चांसेस ऑफ प्रमोशन भी बढ़ाएगा, वो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड टू न्यू एंड बेटर प्लेसेस भी बढ़ाएगा। सो दैट कुड बी अ थिंग। तो फोकस, basically ultimately you would be thinking कि research is the key to progress in this, एकेडमिक्स। फाइन, दिस प्रोफेशन। या। सो उस चीज़ पे अगर आप फोकस रखिए, यू कैन अर्न। ऐसी बात नहीं है आपके, अगर एकेडमिक स्कोर अच्छे हैं, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा है, आपका होल्ड अच्छा है नॉलेज पे, सो इजीली आफ्टर नेट यू कैन गेट अ गुड जॉब विद अ गुड सैलरी। फाइन, तो इनिशियली आप कर लेंगे, और इफ़ यू आर एंड्योरिंग इनफ, तो अच्छी पीएचडी के साथ भी आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। सो दैट इज़ माई टेक ऑन इट। Fine, but the thing is that this profession is enduring, so you need to put your 100% every time. ऑफ कोर्स। तो भी आपने बोला कि पीएचडी तो मतलब इसलिए भी करना है कि हाँ हमें प्रमोशन चाहिए, आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए चाहिए, पर्सनल नॉलेज के लिए चाहिए, मतलब एट द एंड अगर आपको इस कैरियर में आगे मूव करना है तो आपको पीएचडी करना ही होगा, राइट? क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी, प्रोफेसर के लिए भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी यूजीसी की तरफ से, वो पीएचडी तो है ही है। मींस रिसर्च वर्क तो आपको करना ही करना होगा, चाहे वो आज करें चाहे वो आप कल करेंगे। सेकंड थिंग मैं ये पूछना चाहूंगी, ड्यूरिंग इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इवन आपने ये बताया कि हमारे बेसिक से स्टार्ट होते हैं, क्या वो ऐसे पर्टिकुलर लेवल तक भी पहुंच जाते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, इन डेप्थ में जा रहा है जो कोई बिल्कुल टॉपिक? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। एज द इंटरव्यूअर स्टार्ट आस्किंग, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, हाँ। लेकिन वहाँ चैलेंज यही आता है दैट
स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि जो सामने है वो एक प्रोफेसर है, हाँ ही हैज़ मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस फाइन। सो उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ही इज़ एंटिसिपेटिंग दैट what he knows you might be knowing 50% of it, but the thing is that when you are coming in into an interview you know that much only what is presented by a book, fine, and book narratively अगर आप नॉलेज बेस पे बात करें तो डायरेक्टेड होती है कि किसी कोर्स को रिप्रेजेंट कर सके, एक टाइम बाउंडेशन ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके, बट एक प्रोफेसर से, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से यही उम्मीद करी जाती है कि वो अपने स्ट्रीम में, अपने जॉनर में डेप्थ में नॉलेज रखता हो। तो बिल्कुल धीरे धीरे जैसे ही आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा चीज़ें डिफिकल्ट होने होती लग जाती जाएगी है और चीज़ें बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, आपने माइट भी बुक पढ़ते हुए वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया होगा, उन पॉइंटर्स को ध्यान नहीं ध्यान दिया नहीं दिया होगा, होगा बट दोज पॉइंटर्स आर बेसिकली part of essential information or in terms of a milestone of developing that theory or might be that topic। तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ प्रोफेसर को भी पता है कि इसने बुक पढ़ा है तो इसने सिर्फ नरेटिव बुक पढ़ा पढ़ा होगा, होगा इन डेप्थ में नहीं पढ़ा नहीं होगा। गए अगर होंगे कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है या कोई अच्छा रिसर्चर है तो उसने उस माइन्यूट एस्पेक्ट पे ध्यान दिया होगा। तो दैट इज ऑल्सो अगेन बीइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज, तो अभी फिलहाल के लिए व्हेन आई वाज गिविंग डीयूज इंटरव्यूज तो एस्पेक्ट इंटरव्यू का रहता था कि 1-on-1 कॉन्वर्सेशन होती थी बिटवीन पैनलिस्ट एंड यू, लेकिन देयर माइट बी अ चांस इन कमिंग फ्यूचर देयर विल आल्सो बी अ डेमो सिनेरियो ओके वेयर you have to prepare a presentation on a particular topic, आपको presentation देनी होगी, then the panel might be questioning you, तो that could be another add on to new interviews। तो वो भी एक नई न्यूज़ है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहेगा that how to overcome that also, fine। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपने पढ़ी है और बात करा है और हाँ और ख़त्म, खत्म हो ठीक गया है, राइट बट एक चीज़ होती है कि 5 या 7 8 एमिनेंट प्रोफेसर के बीच में आपको अपने एक्सप्रेस टॉपिक कर को रहे हैं पढ़ाना है, हाँ ठीक है, देन यू शुड बी हैविंग अ होल्ड ऑन द टॉपिक कि आप वहाँ पे कुछ घुमा कुछ नहीं भी सकते। पूछे तो मतलब हमें हाँ, पता यू होना हैव टू चाहिए बी क्रिस्प एंड यू हैव टू बी क्लियर, गोल गोल बातें हाँ नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू में। अगेन वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, फाइन, कि अगर आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं ट्राई टू डू कि आपका आंसर गोल गोल ना घूमे, ओके ठीक है, टू द क्योंकि पॉइंट प्रोफेसर है, आप उनको पता लग जाता है कि यू नो इट और यू डोंट डोंट नो नो इट, इट फाइन। सो बेहतर यही है कि अगर आपको कुछ आता है तो मेक इट क्रिस्प एंड स्मार्टर कि हाँ ये चीज़ इस एस्पेक्ट पे काम करता ओके है, ठीक है, अदरवाइज डोंट पुल इट अराउंड कि यू विल बी रनिंग हेयर एंड देयर डूइंग यू नो गिविंग आंसर्स विच आर नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो ये चीज़ें नहीं करिएगा, इस चीज़ से क्या होता है कि फिर इंटरव्यूअर इरिटेट हो जाता इरिटेट हो है, जाते हैं ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ टेक तो ऑन इट। इन केस मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं टू द पॉइंट उनको बोल दूं कि हाँ आई डोंट नो हाँ, यू लाइक कैन पोलाइटली पास इट आउट, ऐसा सॉरी टू नहीं से है, हाँ, सॉरी मतलब यू कैन से दैट एट द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, हाँ आप बोल सकते हैं, दैट इज योर राइट। इफ बीइंग अ ह्यूमन वी हैव ऑफ कोर्स लिमिटेशंस, वी कैन नॉट रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। हो सकता है कि इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे जाएं और 10 में से 8 आपको बहुत अच्छे हाँ तरीके से आ सकते हैं, दो मे बी मे बी यू कैन पास ऑन 2 क्वेश्चंस जहां आपको या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या आपके नॉलेज परव्यू में नहीं है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। इन केस मैं नॉलेजेबल हूँ मैं बता पा रही हूँ कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसा है इसका पर्टिकुलर आंसर ये है तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं फिर भी सिलेक्ट ना हूँ क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल्स नहीं है मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ एक और चीज मैंने अभी रिसेंटली एक चीज सुनी थी पढ़ी थी कि देयर शुड अ बैलेंस बिटवीन आवर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स मुझे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज जरूर है बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ क्या ये भी रीजन है मेरा सिलेक्शन ना हो पाने का हो सकता है, अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तो दे आर ऑल्सो यू नो लुकिंग इन टू दैट एस्पेक्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको माइट बी फर्स्ट फेज ऑफ इंटरव्यू, सेकेंड फेज में आपको डेमो क्लासेस देनी हाँ पड़ती हैं। तो एट दैट डेमो क्लासेस यू कैन बी ऑब्जर्व बाय द माइट बी द डीन, माइट बी एनी अदर प्रोफेसर और एमिनेंट एनी हेड प्रोफेसर ओवर हाँ देयर। सो वो दोनों ही चीज़ पे देखते हैं, वो दैट विल बी दे विल बी लुकिंग फॉर योर नॉलेज, what knowledge you are having, apart from how you are delivering that knowledge, ओके fine, how politely you are delivering, what are the acceptance in terms, if somebody asks you any questions, are you straight away denying it or you might be smartly giving answer to that question, क्योंकि again
द लिमिट्स आर ऑल्सो देयर, तो हर चीज़ रिकॉल करना एट द टाइम वुड बी अ मुश्किल चैलेंज. तो how you should be passing it out, or might be how politely you will be saying or taking that question. So ये सारी चीज़ें सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड आपको दोनों ही स्किल्स पे काम करना पड़ता है. बिल्कुल। सो प्लीज़ सर अभी फटाफट से हमें एक की पॉइंट्स बता दो कि हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करनी है 2025 में सिलेक्शन के लिए? इन 2025 फॉर द सिलेक्शन व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग कि आप अपने बेसिक्स पे काम करिए. फर्स्ट वन। Fine. And the second thing, just start your research in any which ways, might be starting from UGC care if possible. ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अपने जर्नल्स भी होते हैं, IIMs के, IITs के कुछ बेसिक जर्नल्स भी होते हैं, या और भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके इंटरनल जर्नल्स होते हैं, आप वहाँ पे भी पेपर दे सकते हैं. ठीक है, तो कोशिश करिए कि इन टर्म्स ज़्यादा ऑफ से ज़्यादा रिसर्च यू विल रिसर्च। बी एक्सपोज योर सेल्फ. तो ये एक चीज़ हो गई. ट्राई टू एज मच एज इंफॉर्मेटिव इफ पॉसिबल, अपार्ट फ्रॉम योर डोमेन, जस्ट गेट एन information of things, how things are working. Third thing, which is most important, you should be having a knowledge how administration work in वर्क्स, terms of राइट। academics. ठीक है, कि क्या काम एक्चुअली एक टीचर का है, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग व्हाट अदर लोड ही और शी माइट बी हैविंग इन टर्म्स ऑफ academics. तो ये एक चीज़ है जिसके लिए यू नीड टू फोकस अपॉन. So these are my take on how to prepare yourself for the current year or might be coming years. So that's all. ओके, थैंक यू सो मच सर। You're welcome. Thank you.